Okay, ji. Students, formally, Bismillahirrahmanirrahim. Today, in first day chemistry, we will discuss first isomorphism and polymorphism. According to reduced syllabus, हम अपने काफ़ी टॉपिक्स को चैप्टर नंबर 2 से कवर अप कर चुके हैं। हितेश ने मुझे टेक्स्ट किया था कि लास्ट वीक जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था वो उसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो हितेश मैं उससे दोबारा डिस्कस कर लूँगा, डोंट वरी। अभी हमने 5 ईयर और 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स को भी टच करना है, तो मुझे थोड़ा सा कोर्स आगे प्रोसीड करने दें। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो मुझे सिलेबस को आगे लेके चलने दें। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम जब रिव्यू में जाएंगे तो मैं दोबारा करवा दूंगा। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों पढ़ने से पहले ना आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या मजीद क्लियर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिव्यू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी वो ये कि हमारे पास जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस है वो दो तरह के होते हैं। एक वो है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन, और एक वो होते हैं जिन्हें हम एमॉर्फस कहते हैं। क्रिस्टलाइन की जो मिसाल है वो NaCl है, और एमॉर्फस की जो मिसाल है, एमॉर्फस का आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए फ्लोर है आटा, इसी तरह कैल्शियम सल्फेट है। क्रिस्टलाइन के बारे में आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है, और एमॉर्फस की कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं डिस्कस करता हूँ आपसे सबसे पहले क्रिस्टल ऑफ NaCl। ये जो क्रिस्टल ऑफ NaCl होता है ये क्यूबिक होता है। क्यूबिक उसकी ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है। ये किस तरह से वजूद पाएगा इसकी मैं डायग्राम बना के आपको शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक क्यूबिक शेप बनाई है। इस क्यूबिक शेप में ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव। माइक बंद कर लीजिए आप लोग, बॉयज अपने माइक बंद करें। कि जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे आइंस एक दूसरे में ऑर्गेनाइज्ड है। अगर इस जगह पे कोई पॉजिटिव होगा
इस जगह पे अगर Na का पॉजिटिव है तो फिर इस जगह पे Cl का नेगेटिव होगा। इससे नेक्स्ट पे सोडियम का पॉजिटिव होगा, इससे नेक्स्ट पे Cl का नेगेटिव होगा, इसके नेक्स्ट पे सोडियम का पॉजिटिव होगा, उसके उधर क्लोरीन का नेगेटिव, यहाँ क्लोरीन का नेगेटिव, यहाँ सोडियम का पॉजिटिव। ये आपके सामने जो क्यूबिक शेप आ रही है, इस क्यूबिक शेप में ये वाली साइड लेंथ है, ये वाली साइड विड्थ है और ये वाली साइड हाइट है। याद रहे, अगर हम रिप्रेजेंट करें लेंथ को ए से, विड्थ को बी से और हाइट को सी से, तो हम क्यूबिक शेप में कहेंगे कि ए बराबर होगा बी के और ये बराबर होगा किसके, सी के। यानी लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों हमारे पास बराबर होती है। अगर लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक शेप में है। लेंथ, विड्थ और हाइट ए बी एंड सी ये सब मिल मिला के इस तरह से होगा। यही आपको एक लव सीखना पड़ेगा, यूनिट सेल। बेटे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में याद रखिएगा, इसकी जो बिल्कुल बेसिक पार्टिकल होता है, इसका जो बेसिक पार्टिकल है वो कहलाता है, वो यूनिट सेल है। और वो जो यूनिट सेल है उसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। या हम कहते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम बहुत सारी टाइप है। तो बच्चों बेसिकली तो हमें पढ़ना है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, मगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक क्रिस्टल सिस्टम हमें समझ में नहीं आएंगे, हमें आइसोमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए डिटेल में इसको लेके जा रहा हूँ और जब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे फिर मैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझा पाऊंगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आप ऐसा करें, अपनी बुक ओपन करें, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ बुक से। वैसे याद करें हमारे पास नंबर 1 जो है वो क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होते हैं। इनमें अल्फा, बीटा और गैमा बराबर होते हैं, जिसकी कीमत 90 होती है। ये अल्फा, बीटा, गैमा इस क्यूब स्ट्रक्चर में बनने वाले 3 एंगल हैं। एक एंगल ये होगा अल्फा और दूसरा एंगल ये होगा बीटा और तीसरा एंगल याद रखिए कि यहाँ पर ही होगा, वो होगा गैमा। 3 फेज होते हैं। इन्हीं तमाम साइडों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। क्यूबिक सिस्टम की ये पहचान है। और क्यूबिक सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं वो आप बुक से, मैं पेज नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, या टॉपिक बुक से पढ़ना है। ये आपका पेज नंबर है 66। यहाँ से आप इसकी एग्जांपल भी निकालें। दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है इसका नाम है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में लेंथ और विड्थ बराबर होती है, यानी ए बराबर होगा बी के, मगर हाइट बराबर नहीं होती, तो हाइट के लिए मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू सी। एंगल अल्फा और बीटा और गैमा तीनों ही बराबर है और ये भी 90 डिग्री है। इसकी भी एग्जांपल आप बुक से खुद नोट करेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरॉम्बिक
ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आपको ये बात याद रखनी है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर नहीं होंगे। अल्फा, बीटा और गैमा तीनों 90 के होंगे। यानी एंगल तो वही रहा, 90 का रहा, मगर अब यहाँ पर जो लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यू है वो बदल जाएगी। तीनों डिफरेंट लेंथ के होंगे। इसकी भी एग्जांपल आप बुक से करेंगे। चौथी है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट ये तो बराबर होंगे, बट अब एंगल बराबर नहीं है। अल्फा, बीटा और जो गैमा है ये तीनों में से कोई एक भी 90 नहीं है। आपस में तो बराबर होंगे बट ये 90 नहीं होंगे। कौन से क्रिस्टल्स है जो कि ये शेप रखते हैं उसकी एग्जांपल आप बुक से लिखेंगे, आपको मिल जाएगी KNO3 और AgNO3 है। पांचवा है आपके पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है कि लेंथ और विड्थ तो बराबर होता है बट हाइट बराबर नहीं होती। इसी तरह दो एंगल 90 के होंगे, मगर जो तीसरा एंगल है वो 120 का होगा। यही वो परसेप्शन है जिसके ज़रिए से आपने इनको याद करना है। और याद रहे कि MCQs में यही आपसे पूछा जाता है कि किस शेप में कौन सा एंगल कितना है और कौन सी लेंथ, विड्थ, हाइट आपस में बराबर होगी। कितने लोग देख रहे हैं? कितने देख रहे हैं लोग ये? रेस, माइक बंद करो अपना। नंबर 6 है हमारे पास मोनो क्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में कोई लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है। तीनों की जो लेंथ और विड्थ है वो अनइक्वल है, बट दो एंगल, एक अल्फा का और एक गैमा का, ये 90 होंगे और जो बीटा वाला एंगल है वो 90 नहीं होगा। लास्ट है हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक में याद कर लो कुछ भी किसी के भी बराबर नहीं होगा। अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा के, बराबर नहीं होगा गैमा के, और बराबर नहीं होगा ये 90 के, और ए बराबर नहीं होगा बी के, नहीं होगा सी के। तो बच्चों लेट कंक्लूड कि अब तक मैंने आपको पढ़ाया क्या है। आपने यहाँ तक जो डिस्कशन की है जनाब वो ये है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल्स की कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होती है। वो जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसकी बुनियाद पर हम क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 तरह के हैं। पहली टाइप मैंने कहा कि क्यूबिक है, दूसरी टेट्रागोनल, तीसरी ऑर्थोरोम्बिक, चौथी ट्राइगोनल, पांचवी हेक्सागोनल, छठी मोनोक्लिनिक सिस्टम और सातवीं है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट है। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में उस सिस्टम की यूनिट सेल जो कि इन 7 में से किसी एक नस्ल की होगी वो मिलियन की तादाद में रिपीट होती है। यूनिट सेल जितनी भी रिपीट हो जाए सब की सब एक जैसी होगी।
उनकी टाइप एक जैसी होगी, उनकी लेंथ और विड्थ एक जैसी होगी, उनके एंगल एक जैसे होंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। यूनिट सेल की टाइप जो मैंने आपको 7 बताई है, ये पेपर में एमसीक्यू इसमें से एक जरूर आएगा। NaCl का जो मैंने क्रिस्टल सिस्टम आपको जिस तरह डायग्राम में बताया है, इस तरह की डायग्राम्स आपको बुक में मिलेगी, पेज नंबर 66 और 65 पे। आपने इसको याद यूं करना है कि क्यूबिक सिस्टम में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर है। लेंथ को मैं A से, विड्थ को B से और हाइट को C से शो करता हूँ। दो साइडों के दरमियान एंगल अल्फा, अगली दो के दरमियान बीटा और आखिरी दो के दरमियान गैमा है। तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे। ये डिस्क्रिप्शन है क्यूबिक सिस्टम की। आपको ये याद करना है, प्लस इसकी शेप बनानी है बुक से, प्लस आपने इसमें जो भी इसकी एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सा क्रिस्टल ये शेप अडॉप्ट करता है, आपने वो एग्जांपल्स भी याद करनी है। टेट्रागोनल में क्या याद करना है कि लेंथ और विड्थ बराबर है, ए और बी बराबर है, मगर हाइट यानी सी जो है वो बराबर नहीं है, और एंगल सब 90 के हैं। ऑर्थोरोम्बिक में ये याद करें कि लेंथ, विड्थ और हाइट कुछ भी बराबर नहीं होगा, सब डिफरेंट लेंथ के होंगे, मगर एंगल 90 का होगा। ट्राइगोनल में क्या याद करेंगे कि लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों बराबर है, ए बी सी बराबर है, बट अल्फा बीटा गैमा जो है ये 90 नहीं, 90 के अलावा है। 90 के अलावा क्या होगा ये याद ना करें, तो 90 नहीं होगा ये याद करना। हेक्सागोनल में क्या है कि ए और बी बराबर है, बट सी बराबर नहीं है, यानी लेंथ और विड्थ बराबर है और हाइट बराबर नहीं है। इसी तरह से अल्फा और बीटा 90 के हैं, बट जो गैमा है वो 120 का है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर नहीं है, अल्फा और बीटा 90 के, अल्फा और गैमा 90 के, और जो बीटा है वो 90 नहीं होगा, यानी दो 90 होंगे बट तीसरा 90 नहीं होगा। जो लास्ट ट्राई क्लिनिक सिस्टम है ये फर्स्ट का अपोजिट है। फर्स्ट में क्या है कि ए बी सी बराबर है, ट्राई क्लिनिक में लास्ट में क्या है कि ए बी सी बराबर नहीं है। फर्स्ट में है अल्फा बीटा गैमा बराबर है, उसमें है कि अल्फा बीटा गैमा बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपने याद करना है। पहले बच्चे जल्दी से मुझे बताओ ये क्रिस्टल सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गए? इफ एनीवन हैव सम क्वेश्चन देन यू प्लीज मे आस्क नाउ। सर No आ गया, question, sir. हितेश डू यू आ गया समझ में। आ गया? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा जी, सैयदा किंजा फरीद बेटे यस सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो नीरव को लेके आओ। आ गया समझ में सबको? अलीज़े जावेद, अलीज़े जवाद, जी सर। क्लियर है बेटे? यस सर। उरूज फारूक, उरूज फारूक क्लियर है सर। जी। ओके। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपने आज के अब तक जो मैंने टीचिंग की इसमें जो चीज़ पढ़नी है ना वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है। इसके जो रिटन नोट्स है मैं कोशिश करता हूँ कहीं से अरेंज करने, वो मैं आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दूँ। अगर ना हो सका तो कल की क्लास में या इसके नोट्स में लिखा होगा खुद से ही, ताकि वो टॉपिक भी आपका मुकम्मल हो जाए। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म मैं अब आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है जी, जल्दी से अपनी बुक सामने रखिएगा। बुक है आप लोगों के पास? बेटे बुक्स हैं आप लोगों के पास? जवाब तो नहीं दे रहा। यस सर है। सर है बुक। आपने बुक Yes, निकाले, बुक निकाले और मेरी बात गौर से सुने। पेज नंबर आपको निकालना है 64, पेज नंबर 64। यहाँ बेटे आपको एक कंपाउंड नजर आएगा आइसोमॉर्फिज्म की हेडिंग में, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी शक्ल ट्राइगोनल है।
यानी इनके जो क्रिस्टल्स की शेप है वो ट्राइगोनल है। दो अलग अलग कंपाउंड है मगर उनकी ज्योमेट्रिकल शेप सेम है। आइसोमॉर्फिज्म इसी को कहते हैं कि कंपाउंड अलग अलग होंगे मगर उनकी ज्योमेट्रिकल शेप है वो एक जैसी होगी। इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने है, सोडियम सल्फेट और निकल सल्फेट, ZSO4 और NiSO4। दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं मगर इनकी जो शेप है वो ऑर्थोरॉम्बिक है। तो नतीजा ये निकला कि दो मुख्तलिफ कंपाउंड जब एक जैसी ज्योमेट्रिकल शेप को अडॉप्ट कर लेंगे तो उन दोनों कंपाउंड को हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं, और ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म है। इसकी डेफिनेशन देखिए, बुक में लिखा है कि व्हेन टू सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल में NaF और MgO बोथ फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल हेंस आर आइसोमॉर्फस। ये दोनों की जो क्रिस्टल है वो एक जैसे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे ये आइसोमॉर्फस है, और इस फिनोमेना को कहेंगे ये आइसोमॉर्फिज्म है। बच्चों जब आपको क्लियर हो गया ये आइसोमॉर्फिज्म? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग Yes, sir. देखिए, नेक्स्ट पेज पे पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बिल्कुल उलट है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड एक होगा मगर वो एक कंपाउंड एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स में आ जाएगा। कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी एक फॉर्म है कैल्साइट जो कि ट्राइगोनल है, और दूसरी फॉर्म है एरेगोनाइट जो कि ऑर्थोरॉम्बिक है। यानी एक कंपाउंड एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप पे आ जाए तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। अगर दो अलग अलग कंपाउंड एक ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आ जाए तो ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म एक दूसरे के उलट है। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिएगा, अ सब्सटेंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस कैन फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ क्रिस्टल। एक से ज्यादा किस्म की क्रिस्टल्स जो बना रहा होगा उसे हम कहेंगे वो पॉलीमॉर्फस है, और इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। नीचे लिखा है द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। वो जो कंपाउंड है जो कि एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ पा रहा है उसे पॉलीमॉर्फस कहेंगे, एंड द फिनोमेनन इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। बताइए बच्चों, ये दोनों टॉपिक आप क्लियर हो गए? यस सर। यस सर, हो गई। ठीक है यस जी। सर, क्लियर Yes, है। sir. इसी पेज पे बेटे आपको यूनिट सेल की हेडिंग नजर आ रही है? यूनिट सेल, यूनिट सेल में डायग्राम देखिए, आपको 2.31 वही नजर आएगी जो मैंने स्क्रीन पे बनाई है। इसमें लिखा है कि क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ बेसिक पैटर्न ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। इसी को हम कहते हैं वो यूनिट सेल है। The basic structural unit which when repeated in three-dimensional generates the crystalline structure is called a unit cell। ये पूरी definition है इसकी। A unit cell has a definite geometrical shape। वो जो unit cell है उसकी definite shape होती है, and hence is defined on the basis of, लिहाजा इसको हम define करते हैं on the basis of किसकी? Length of its edges denoted by letters A, B and C, और नंबर 2 है एंगल बिटवीन द एजेस रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये वो सारी बातें जो मैं आपको स्क्रीन पे समझा चुका हूँ। क्या यूनिट सेल समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। यूनिट सेल की डेफिनेशन जो है आपने यहीं से अब कॉपी कर लेनी है। और आज का जो लेक्चर था मेरा वो यही था कि मैं आपको ये दो बड़े टॉपिक्स हैं इनको मैं समझा दूँ। पेपर में याद रखिएगा, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में आता है। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म आपने बुक से याद करना है, जितना कुछ भी बुक में गिवन है सारा आप बुक से याद करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिक कंपाउंड भी यहाँ गिवन है, ये भी आप यहीं से करेंगे। प्रॉपर्टीज यहाँ देखो, जो पहली है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली है कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमॉर्फस में भाई जब कंपाउंड ही वो डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी।
दूसरे में लिखा है कि दे हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला, यानी उनकी जो रेशो है वो सेम आएगी। जैसे NaF है और MgO है, Na एक है, F एक है, Mg एक है, O एक है, तो रेशो इनकी 1:1 की है। तीसरा है व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड दे फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल, यानी जब इनके सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे और दोबारा कभी क्रिस्टल बनाएंगे तो उस क्रिस्टल के अंदर ये दोनों शामिल हो जाएंगे, एक कोई नहीं होगा। चौथी है दे शो प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। ये ओवरग्रोथ की जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? इफ क्रिस्टल ऑफ वन सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस, द क्रिस्टल ऑफ लेटर बिगिन टू ग्रो ओवर द फॉर्मर इन सिमिलर पैटर्न। ये जो चौथा पॉइंट है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जो चौथा पॉइंट है ये आपने देखा होगा, एक ऐसा मैजिशियन क्या करता है कि आपके सामने पानी का गिलास लेके खड़ा होता है और थोड़ी ही देर में वो आपको जो दिखाता है कि जो पानी एक घंटे में सारी स्नो बन जाती है, बर्फ बन जाती है। ऐसा मैजिक जो आपने देखा होता है वो यही केमिस्ट्री है हमारी, कि उस पानी में बेसिकली किसी भी कंपाउंड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और उसके हाथ की उंगलियों पे उसका सॉलिड कंपोनेंट लगा हुआ होता है। जैसे ही सॉलिड कंपोनेंट उसके सॉल्यूशन को टच करेगा तो एक ही दम, एक ही घटने में सारे के सारे जो लिक्विड में मौजूद पार्टिकल्स होंगे वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रिस्टल में जैसे वो कन्वर्ट होंगे तो वो आपको बर्फ की तरह, स्नो की तरह नजर आएंगे। तो ये है वो एप्लीकेशन हमारी केमिस्ट्री की जो बड़ी ही खूबसूरत है। तो लास्ट में बच्चों को आज की क्लास से क्वेश्चन है तो बेटे पूछिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ नहीं आई सही से। फोर्थ प्रॉपर्टी ओवर ग्रोथ वाली यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का पहले आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जैसे ही सॉलिड उसका टच करेगा तो वो फौरन से लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये बात समझने के लिए आप यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ ओवर ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल सर्च कर लें, वहाँ 2-4 वीडियो देखें, आपको ये बात समझ में पूरी आ जाएगी। ओवर ग्रोथ ऑफ अ